हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज़ का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि कमला बसन और रितु मेनन की लिखी हुई किताब है। इसका जो इंट्रोडक्शन है या फिर बुक में प्रीफेस बोल के लिखा गया है। प्रीफेस का मतलब भी इंट्रोडक्शन ही होता है। जो प्रीफेस को रितु मेनन ने लिखा है। पूरी किताब को कमला बसन और रितु मेनन मिलके लिखी है और रितु मेनन ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। तो इस पूरी किताब में एक्चुअली उन्होंने लिखा क्या है, पार्टीशन के बाद मतलब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद इंडिया की कैसी हालात थी, क्या क्या राइटर को एक्सपीरियंस करना पड़ा, पार्टीशन का उनकी लाइफ में क्या प्रभाव था, क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन दोनों ऑथर्स ने इस किताब में लिखा है। और इसका जो प्रीफेस है उसमें रितु मेनन ने अपना कुछ एक्सपीरियंस लिखा है और एक आउटलाइन दिया है कि इस किताब में हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो पहले रितु मेनन कहती है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम पार्टीशन शब्द को सुनते आ रहे हैं, कभी अपने बड़ों के मुंह से, कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के मुंह से, तो कभी अपने दोस्तों के मुंह से। तो फिर ये जो वर्ड था, इस वर्ड के साथ हमारा खुद का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब पार्टीशन के टाइम में रितु मेनन पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आए दिन हर रोज़ लगभग उनको ये जो वर्ड था और वो उनको सुनने को मिलता था। और अक्सर लोग जब ये वर्ड बोलते थे तो या तो बहुत गुस्से में बोलते थे या फिर बहुत ही दुखी होके बोलते थे। इससे रितु को ये पता चल जाता था कि ये जो वर्ड है इसके साथ कुछ बहुत ही बुरी यादें, कुछ बहुत ही बुरा जुड़ा हुआ है। तभी तो लोग इतना दुखी हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके इस वर्ड को बोलते हैं। ऐसा हो गया कि जब कोई किसी घटना को बताता था तो फिर उसमें टाइम पीरियड लगाया जाता था, या तो बिफोर पार्टीशन यानी कि पार्टीशन से पहले, या फिर आफ्टर पार्टीशन। तो फिर जो टाइम पीरियड को जैसे हम नाम देते हैं मेडिएवल एरा, मॉडर्न एरा, एंसाइंट पीरियड, ऐसा जो सारा टाइप का टाइम देते हैं, तभी ऐसा हो गया था कि हिस्ट्री में बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन एक टाइम पीरियड हो गया था। इसी बेसिस पे सारी जो कहानियों को है, जैसे मानो लोगों ने ही अपने आप में डिवाइड कर लिया था। हालांकि ऑथर जो है वो पार्टीशन के टाइम पे पैदा नहीं हुई थी, लेकिन लोगों से हमेशा पार्टीशन की कहानियाँ सुनते सुनते, लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनते सुनते वो धीरे धीरे समझने लगी कि पार्टीशन क्या था और उसमें क्या हुआ था। लेकिन फिर भी वो एक टाइप का जो डिटैचमेंट है अनुभव करती थी, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था ना। वो दूसरों का एक्सपीरियंस सुन रही थी, खुद का एक्सपीरियंस करना अलग बात होती है। फिर राइटर कहती है कि जैसे उनकी जो दादी माँ है वो बताती है कि एक्चुअली जो राइटर की फैमिली थी उनका अपना घर लाहौर में हुआ करता था, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के अंडर में आता है। तो लाहौर में वो लोग रहते थे। पार्टीशन के बाद हिंदू होने की वजह से उनको उनका घर छोड़ के इंडिया आना पड़ा। तो दादी माँ अक्सर बताती रहती है कि लाहौर में उनका घर कैसा था, वो लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, कौन कौन लोग थे उनके जान पहचान वाले, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी और कैसे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा मजबूरी में, ना चाहते हुए भी। और दादी माँ हमेशा जो राइटर की कॉलेज में मुस्लिम दोस्त जो थी उनके हमेशा अगेंस्ट रहती थी, उनके बारे में बुरा भला कर बोलती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि मुस्लिम लोग बहुत ख़राब है और उनकी वजह से जो दादी माँ को है उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनकी फैमिली को लाहौर छोड़ना पड़ा था। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था, उनके दादी माँ का सोचने का नज़रिया था। उसके बाद जो अंकल थे वो भी बताते थे, वो अपनी पुरानी यादें बताते थे। उनके मुस्लिम जो दोस्त हुआ करते थे बहुत अच्छे, जो कि फैज़ और फिराक। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि पार्टीशन से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि सारे हिंदू मुस्लिम ही दुश्मन थे। कुछ लोगों की वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और अपने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी अंकल बताया करते थे। और जो राइटर थी उनको ये भी नहीं पता था कि ब्रिटिश रूल क्या है, मतलब उसके बारे में सुना था, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर में लाइफ कैसी होती थी, लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस क्या करती थी, अपने रूम में बैठ के वो बस ये सोच पाती थी कि कैसा रहा होगा वो टाइम। दूसरों के बताने के बेसिस में, दूसरे लोग जो बताते थे उसको लेकर वो इमेजिन ही कर पाती थी, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी। ये भी अंकल बताते हैं कि कैसे जो सोललेस हिंदू, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सोललेस कहा गया है, मतलब उसमें कोई दम ही नहीं है। वो कितनी खूबसूरत भाषा, जो उर्दू भाषा को कैसे डिस्प्लेस कर दिया। मतलब उर्दू की जगह लोगों को हिंदी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो लोग इंडिया आ गए, उर्दू पाकिस्तान में बोला जाता है।
तो अंकल को लगता था कि जो उर्दू भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और जब वो यंग थे, जवान थे, तो उस टाइम में उर्दू लैंग्वेज में वो लोग पोएट्री, शायरी, रोमांटिक बातें वो लोग उर्दू में ही किया करते थे, जो कि वो ब्यूटी उनको हिंदी में नहीं मिलती थी। अब राइटर ये कह रही है कि अभी तो दोनों कंट्रीज़ अलग हो चुकी है, हम तो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं रहे, तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में, पाकिस्तान में क्या था, लाहौर में हमारा घर कैसा था, क्या था, इन सब के बारे में बात करने का पॉइंट ही क्या है? मैं क्यों इस बारे में बात करूं? क्यों इस बारे में मैं जानने की कोशिश करूं? आखिर क्या नाता है मेरा इन सब से? उसके बाद राइटर अपने हिस्ट्री की किताबों के बारे में बताती है। वो कहती है कि कितनी स्ट्रेंज बात है या कितनी मज़ेदार बात है ना, कि हिस्ट्री के जो किताबों में ये जो इतिहास के सारे इवेंट्स हैं या हैपनिंग्स हैं, उन सब को पूरी तरह से सजा के सेट करके किताब के अंदर रख दिया गया है, और किताब के पन्नों के अंदर दबा के रख दिया गया है। उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कुछ भी किसी को नहीं पता। बस किताब के पन्नों के अंदर ही जो है, बस उसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो फिर क्या क्या किताबों में बताया गया था, अभी ऑथर बता रही है। लिबरेशन, फ्रीडम, नॉन वायलेंस, मतलब किस तरह से ब्रिटिश रूल के अंडर में लोग रहा करते थे, क्या उनको तकलीफ़ होती थी, उसके बाद कैसे उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमको इंडिपेंडेंट होना है, हमको फ्रीडम चाहिए, कैसे वो लोग फ्रीडम के लिए लड़ाई करते हैं नॉन वायलेंस के थ्रू, मतलब बिना हिंसा के, अहिंसा का रास्ता अपना के कैसे वो लोग इंडिपेंडेंट हुए, इन सब के बारे में हिस्ट्री बुक में लिखा गया था। उसके बाद हिस्ट्री में उनको मैप्स वगैरह, मैप्स होती है ड्राइंग करने के लिए, मैप्स भी ड्रॉ करने के लिए दिया जाता था, जिसमें वो लोग ड्रॉ करते थे, मैप्स का बाउंड्रीज बनाते थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, हिमालयस और कश्मीर। इन सब को बाउंड्रीज बनाते वक्त हमेशा एक ख्याल राइटर के मन में आता था कि कभी ये जो अलग अलग कंट्रीज़ कह के हम इसको मार्क कर रहे हैं, ये कभी एक सिंगल कंट्रीज़ हुआ करती थी। इसका जब डिवीज़न नहीं हुआ था तब ये एक ही कंट्री हुआ करती थी, लेकिन अब डिवाइड हो गई। हिस्ट्री में कल्चर्स के बारे में, अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग राजा महाराजा, डायनेस्टी, जिन जो लोग राज किया करते थे एंसाइंट टाइम में, अलग अलग सिविलाइजेशंस, हीरो, उन सिविलाइजेशंस के मतलब जैसे राजा लोग थे, कुछ लोग हीरो थे, अच्छे राजा थे, कुछ विलेंस थे, बुरे थे, तो फिर उन सब के बारे में बताया गया है, वो भी पूरे सीरियली, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से। पहले के टाइम पे जो था, उसके बाद वाले टाइम पे जो था, मतलब सीरियली बताया गया है। एक टाइम के बाद ये थे, फिर दूसरे टाइम पे ये, तीसरे टाइम पे ये, ऐसे क्रोनोलॉजिकली बताया गया है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड्स का सिलसिला था, वो आके कहाँ पे एंड हो जाता था? वो आके एंड होता था पार्टीशन में। जब, और पार्टीशन को उन्होंने ऐसा बताया है कि एक ऐसा टाइम जब हम सबको अपने जो फेट के साथ है, अपने किस्मत के साथ है, हमको समझौता करना पड़ा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ा कि यही है अब हमारे लिए, और हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, जो है इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर एक वर्ड उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है, टैपेस्ट्री। टैपेस्ट्री का मतलब होता है एक कपड़े का एक पेंटिंग टाइप का आप कह सकते हो, जो कि जनरली फैब्रिक में बनाया जाता है, और वो एक पेंटिंग होता है, उसमें बहुत सारी बातें दर्शाई जाती है, उस पेंटिंग के थ्रू मैसेजेस दिए जाते हैं, और उस पेंटिंग को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो स्क्रोल की तरह, जैसे चार्ट पेपर को स्क्रोल किया जाता है ना, वैसे। तो फिर ऐसा लगता था मानो जो सारे कल्चर्स, डायनेस्टीज़ और सिविलाइजेशंस की जो कहानियाँ हैं, वो उस स्क्रोल को जैसे जैसे हम ओपन कर रहे हैं, एक एक कहानियाँ टाइम पीरियड के साथ साथ नई नई कहानियाँ आती जा रही है, लेकिन वो स्क्रोल कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, खुलना बंद हो जाता है, वो है पार्टीशन के टाइम पे, जहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ और समझौता हो गया। अब राइटर बता रही है 1984 की बात, जब बहुत सारे सिख लोगों को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? आप जैसा कि जानते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी एक टाइम पे। तो इंदिरा गांधी को उनके दो बॉडीगार्ड्स सुखवंत सिंह और वीर सिंह ने मार डाला था। मतलब उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने उनको शूट करके 25 गोलियां मारी थी, जिससे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो अभी यहाँ पे जो वो दोनों बॉडीगार्ड्स थे, वो लोग सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो फिर ऐसा एक अफवाह आ गया कि सिख लोगों के अंदर में जो टेररिस्ट है वो मिले हुए हैं, या फिर बगावत करने वाले, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि
जो लोग स्टेट के खिलाफ है, यानी कि राज्य के खिलाफ जो लोग हैं, गद्दार लोग शामिल थे। और इसी वजह से गुस्सा होके प्राइम मिनिस्टर के मर्डर के बाद 6 लोगों को सरेआम मार दिया गया। तो अभी यहाँ पे राइटर कह रही है, तो फिर क्या इसके बेसिस से में भी लोगों को ख्याल आया कि क्या फिर से पार्टीशन कर देना चाहिए, मतलब सिख लोगों को एक अलग कंट्री बना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ गद्दारी की। लेकिन लोगों को पता था कि पिछला पार्टीशन, जिन लोगों ने 1947 के पार्टीशन को एक्सपीरियंस किया था, उनको पता था कि पार्टीशन में के बाद कंडीशन कितनी ख़राब हो जाती है, क्या क्या लोगों को झेलना पड़ता है, जो दुख, जो तकलीफ़, जो दर्द, उन सब से वो लोग वाकिफ़ थे। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो फिर से ये तकलीफ़ है वापस लोगों को झेलनी पड़े। उस नाम से भी लोगों को डर लगने लगता था। इसीलिए पार्टीशन के बारे में फिर किसी ने भी दोबारा नहीं सोचा। और उसके बाद अगर पाकिस्तान वालों ने भी हमला किया होता तो फिर एक बात होती, क्योंकि वो तो दूसरी कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, या कुछ भी कह लो। लेकिन तब क्या किया जाए जब अपने ही घर के अंदर या फिर अपने ही राज्य के अंदर दुश्मन बैठे हो, जब अपने ही दुश्मन बन बैठे हो, तो कैसे उनको पहचाने, कैसे उनसे हम मतलब दूरी बनाए, कैसे उनसे हम अलग हो जाए। अपनों से दूर होना तो तकलीफ़ देता ही है ना, और जब उन्हीं अपनों में उन जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, दुश्मन शामिल हो जाए, तो फिर कोई इंसान करे ही क्या, ऐसा राइटर का कहना है। इसलिए पार्टीशन तो हो नहीं पाया, लेकिन इंडिया के अंदर जो है माइंड में लोगों का एक पार्टीशन हो गया था कि ये सिख है, मतलब ये पक्का दुश्मन होगा। एक ही कंट्री में रहते हुए भी दोनों के बीच में एक दुश्मनी टाइप का फीलिंग आ गया था। उसके बाद राइटर्स को कैसे पता चलता है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, धीरे धीरे लोगों से मिलते जुलते, अलग अलग लोगों से मिलते सबका एक्सपीरियंस, सबकी कहानियाँ सुनते सुनते, उन सबको पाइल अप करके एक साथ जोड़ के धीरे धीरे राइटर को समझ में आने लगा कि पार्टीशन होता क्या है। बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इंडिया से बहुत सारे लोग गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया भी आए थे। तो फिर उसमें से ज़्यादातर लोग अपनी मर्ज़ी से पार्टीशन के लिए, मतलब पार्टीशन नहीं किए थे या पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किए थे, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया था। पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से उनको अपना घर छोड़ दिया पड़ा। वो लोग अपनी खुशी खुशी से अपनी कंट्री नहीं बदली थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या-क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की मेमोरीज़ ही नहीं, इसके साथ-साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह, पॉलिटिकल लीडर्स से पता चलता था, सोशल कल्चर्स वगैरह से भी पता था चलता था, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स भी अफेक्ट हुए थे पार्टीशन के टाइम पे। लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री, कम्युनल, मतलब कम्युनिटी के लोगों से, कम्युनिटी जो होती है, बहुत सारे लोग मिलके कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, उन लोगों से पता चलता था। हिस्टोरिकल बुक्स से पता चलता था। और फैमिली माइथोलॉजीज़, मतलब हमारे जो एल्डर लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, दादा दादी या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे पता चलता था। तो फिर इन सारे लोगों का मेमोरीज़, इन सारे लोगों की बातें, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है, सब मिला जुला के आपस में रिलेट करके पार्टीशन के बारे में धीरे धीरे राइटर को समझ में आने लगा। तो फिर अब राइटर कहते हैं कि पार्टीशन एक मेटाफर बन गया था, किस चीज़ के लिए? इररिपेरेबल लॉस के लिए, मतलब एक ऐसा लॉस, एक ऐसी हानि जिसको वापस कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो, तो फिर पार्टीशन वर्ड यूज़ करो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक राजा जो है वो शेर होता है, तो फिर यहाँ पे हम राजा को कंपेयर कर रहे हैं शेर के साथ, मतलब शेर की तरह बहुत ताकतवर होता है राजा। लेकिन तो फिर पार्टीशन को भी ऐसे ही कंपेयर किया गया है, मतलब जब कोई ऐसी हानि हो जाती है जिसको हम वापस कंपनसेट नहीं कर सकते, तो फिर उसको पार्टीशन के लॉस के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी हानि हुई है जिसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और लोगों के मन में सिर्फ पार्टीशन की ही बात नहीं आती थी कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, उनकी बातों से ये भी पता चलता था कि अनडिवाइडेड इंडिया कैसा हुआ करता था। मतलब जब भारत का डिवीज़न नहीं हुआ था, पूरी एक ही कंट्री थी, तो फिर इंडिया कैसा हुआ करता था, कैसी सीन थी, लोग कैसे आपस में मिलजुल के रहा करते थे, कैसे जो राइटर की जो फैमिली है उनका एक घर हुआ करता था निस्बल रोड में।
ठीक है। और उनके वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बहुत सारे आंटी थे। कुछ जगहों के नाम भी बताए हैं, जैसे कि अनारकली, किन्नड़, ये सारे जगह है, मेयो गार्डन, लॉरेंस गार्डन, ये सारे लाहौर के आसपास के इलाके थे जहाँ पे राइटर के रिलेटिव्स रहा करते थे। और राइटर के जो ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स थे, उन लोगों की अपनी मेमोरीज थी वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद और ऑथर कहती है कि उनके जो सारे सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, भाई बहन में से सब लोग लाहौर में ही पैदा हुए थे सिवाय राइटर के, क्योंकि राइटर खुद इंडिया आने के बाद पैदा हुई थी। तो उस हिसाब से वो पार्टीशन से पूरी तरह से डिटैच हो गई, मतलब वो पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई और लाहौर से वो बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। लाहौर में उन्होंने कभी भी कदम नहीं रखा था। लेकिन अब उनको एहसास हो गया कि जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ में बड़े होने के बावजूद भी ये जो उनके जो पूर्वज का घर क्योंकि हुआ करता था पाकिस्तान में, इसीलिए वो इनडायरेक्टली लाहौर से कनेक्टेड हो गए थे। क्योंकि हमेशा उनके फैमिली मेम्बर्स बताया करते थे लाहौर में ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। तो फिर उनका खुद का कोई भी रिलेशन नहीं था, उन्होंने खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, लाहौर कभी उन्होंने नहीं देखा था, ना ही पैदा होने के बाद, ना ही वो वहाँ पे पैदा हुई थी। लेकिन फिर भी अपने फैमिली मेम्बर्स के एक्सपीरियंस की वजह से उनका एक अजीब टाइप का नाता लाहौर से जुड़ गया था। फिर वो 40 साल बाद, पार्टीशन के 40 साल बाद किसी काम से पाकिस्तान जाने का उनको चांस मिलता है। वो लाहौर में जाती है। तो जाते टाइम वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी मुझे पता चला है मेरे बड़ों से, मैं उन चीज़ों को अपनी मेमोरी में आने नहीं दूँगी, उन यादों को मुझे परेशान करने नहीं दूँगी, अपने काम पे पूरा फ़ोकस करूँगी। लेकिन फिर भी राइटर इसको रोक नहीं पाती है। जब वो लाहौर की स्ट्रीट्स पे, रास्ते पे चलती है, तब उनको बार बार उनके जो पेरेंट्स की कही हुई बातें हैं, वो जो यादें हैं, वो सब उनको याद आने लगती है और वो इमेजिन करने लगती है कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ होगा, इन्हीं गलियों में मेरे जो माँ बाप हैं वो रहे होंगे, यहीं कहीं पे हमारा घर हुआ होगा, और बहुत सारी चीज़ें उनको याद आती है। तो फिर वो जाके बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, मतलब जो लोग इंडिया छोड़ के तभी पाकिस्तान आ गए थे बहुत पहले, उन लोगों का वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि इंडियन लोगों का तो उसने बचपन से सुन लिया था। अभी पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने पता करने की कोशिश की। लेकिन वो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी कि रिलीजन जो है बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हो गई तो लोगों के बीच वायलेंस हो सकता है। इसीलिए जब भी वो रिलीजन हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करती थी, तो फिर बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से बात करती थी ताकि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और जितना भी चाहे वो अवॉइड करे, लेकिन पार्टीशन के बाद हर बार ये सामने आ ही जाती थी। लाहौर की जो कंडीशन की बात है, लाहौर की जो यादें हैं, वो भी बार बार राइटर के सामने आती रहती थी। और अक्सर ये सारी बातें राइटर को ऑड ऑड टाइम में याद आती थी, मतलब जैसे कभी रास्ते पे चलते हुए, या आधी रात को सोते टाइम, या फिर किसी जो पार्टीशन के ऊपर एक मूवी बनी थी, उस मूवी को देखते टाइम कभी राइटर को ये सब याद आता था। और इन सारी यादों से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। लाहौर वो पहली बार आई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इन यादों की वजह से उनको एक होमसिक टाइप का फील होने लगा। उनको मन किया कि मैं यहीं ठहर जाऊं, मैं लाहौर छोड़ के जाऊं ही ना, क्योंकि भले ही मैं यहाँ कभी नहीं रही हूँ, लेकिन इन यादों की वजह से उनको ऐसा फील होने लगा जैसे कि लाहौर उनका अपना जगह है, उनका अपना घर है, और वो वहीं पे रहना चाहती थी। उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी, वो वहीं पे रहना चाहती थी। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो इस सच को नहीं बदल सकती थी कि जो दोनों कंट्रीज़ है वो डिवाइड हो चुकी है। वो इंडिया में पैदा हुई है, इंडियन सिटीज़न है, उनकी पूरा फैमिली अब इंडिया में है। लाहौर में जो उनकी ज़िंदगी की थी, वो उसको उनकी पूरी फैमिली ने बहुत ही पीछे छोड़ दिया है, और अब वो लोग चाहकर भी उस लाइफ में वापस नहीं लौट सकते, उस जगह में जहाँ वो रहते थे वापस नहीं लौट सकते। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा, अपनी किस्मत से समझौता करने के अलावा राइटर के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो जैसे जैसे उनको पार्टीशन के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा, तो राइटर को और ज़्यादा पार्टीशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो ज़्यादा अच्छे से सिचुएशंस को समझने लगी कि कैसा गंभीर सिचुएशन हुआ था, लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा था और कितनी तकलीफ़ हुई थी। कैसे लोग, हज़ार हज़ार लोग मारे गए थे, हज़ार हज़ार लोग बेघर हो गए थे, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन कुछ हद तक
खुद एक्सपीरियंस ना करने की वजह से कुछ कुछ बातों को उन्होंने जो मिसट्रस्ट भी कर लिया, मतलब समझने में गलती भी कर ली। कुछ बातों को उन्होंने और अच्छी तरह से समझा और कुछ बातों को वो मिसअंडरस्टैंड कर गए, या फिर कुछ बातों को उन्होंने विश्वास भी नहीं किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और कुछ बातें उन्हें समझ में नहीं आई, जैसे कि पहेलियाँ जो है और ज़्यादा उलझती चली गई। तो यहाँ पे बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज़ का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, और यहाँ पे राइटर आखिरी में कहती है कि जो पार्टीशन के पहले की जो यादें हैं वो कुछ ऐसी यादें हैं कि हम जितना भी चाहें उनसे कम्प्लीटली नाता तोड़ने की कोशिश करें या कम्प्लीटली उसको भुलाने की कोशिश करें, ये ऐसी यादें हैं जो बार बार हमारे जहन में आ ही जाती है और हमारा पीछा छोड़ने का जैसे नाम ही नहीं लेती है मानो। और अगर हम इसके बारे में बात करने बैठे तो फिर इसका जो बातें हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एंडलेस बातें होती रहेगी और इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।